हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीति। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की बुक हिंदी लेसन नंबर 1 आत्म परिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? कवि का कहना है कि मैं दुनिया में जीवन का खजाना इकट्ठा करता हूँ। अर्थात कवि का कहने का अर्थ ये है कि मैं सारे संसार में प्रेम का संचार की जो लालसा होती है उसे यहाँ वहाँ लिए घूमता फिरता हूँ। अर्थात कवि स्वयं के जीवन को महत्वपूर्ण मानता है और कवि अपने जीवन के भार को समान बताता है। कवि अपने जीवन का जो है भार उसके समान बताता है, कवि जिसके बावजूद कवि का जीवन प्रेम से परिपूर्ण है। कवि कहता है कि समस्याओं का समाधान केवल प्यार से ही हो सकता है। अर्थात जीवन के विपरीत कवि के जीवन में फिर भी प्रेम है। उसकी सांसों के रूपी वीणा के दो तार हैं। जिस प्रकार किसी की स्पर्श से वीणा के तार मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जब उसने मेरी सांसों के तार को प्रेम रूपी छुआ तो झंकृत कर दिया। आगे देखते हैं। कवि कहता है आगे, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता। बेटा देखो, यहाँ पे कवि कह रहा है जिस प्रकार एक मनुष्य सुरा शराब बद के नशे में मस्त होकर पागल हो जाता है, उसी प्रकार प्रेम का नाश हो जाता है। मनुष्य जब प्रेम के जाल में फंस जाता है तो उसे कुछ भी सुहावना नहीं लगता है। उसी प्रकार कवि प्रेम की मादकता, उसके पागलपन को हर पल महसूस करता है। बेटा ये जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये जो पैराग्राफ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसने सुरा का पान क्या करता हूँ, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएं। मैंने जो बनाए हैं नोट्स वो सारे मोस्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि आपको ईजीली याद हो जाएं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं निज उर के लिए उद्धार लिए फिरता हूँ। व्याख्या है, मैं निज उर के लिए उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। अर्थात कवि का कहने का ये अर्थ है कि कवि कह रहा है कि मैं जो कुछ भी अपनी कविता में कहता हूँ वह संसार के हित के लिए कहता हूँ, वरना मुझे संसार की कोई फिक्र नहीं है, उसे संसार की कोई चिंता ही नहीं है। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। मैं न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ, कवि कह रहा है कि मैं सुख आने पर न तो ज़्यादा खुश होता हूँ, न ही दुख आने पर ज़्यादा दुखी होता हूँ। दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में ही दुखी दोनों शब्द को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ। ना तो ज़्यादा खुश होता हूँ ना ज़्यादा दुखी होता हूँ, अर्थात दोनों में एक समान ही जीवन व्यतीत करता हूँ। कवि संसार को संबोधन करते हुए कहता है, अन्य लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ही भले ही नाव का निर्माण करें, पर मुझे तो मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो इस संसार की लहरों पर मस्ती से बहना चाहता हूँ। ये जो बेटा मैंने नोट्स पर बनाया है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के हैं, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है।
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। व्याख्या, कवि कहता है कि वह युवा की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। उत्साह की अधिकता उसे पागल सा बना देती है। वह चाहता है कि सारा जगत उसी की तरह उत्साहपूर्ण हो जाए, यानी कि सब में उत्साह भर जाए, कोई भी सुस्त ना रहे। वह सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है, किंतु अपने प्रयत्न में सफलता न मिलती देख उसका हृदय निराश हो जाता है। कवि निराश हो जाता है और वेदना से भर जाता है। कवि कहता है कि उसके हृदय में किसी अज्ञात की याद छिपी हुई है, यानी कि कोई अनजान है जिसकी उसे याद आ रही है, और यह याद मुझे प्रकट रूप में तो हंसने को विवश करती है, किंतु मेरा मन उस अज्ञात को पाने के लिए रोता रहता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना है। व्याख्या, कवि कहता है कि संसार के सभी लोग परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, परंतु उनके नानाविध प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। अभी तक वे थक कर हार कर बैठ जाते हैं या फिर प्रयत्न करते करते संसार से चले जाते हैं। सांसारिक बातों को जानकर ही लोग स्वयं में ज्ञान संपन्न समझते हैं, अर्थात खुद को ज्ञानी समझते हैं, परंतु वास्तव में वो बहुत अज्ञानी हैं। सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस बात को जानकर भी वे अनजान बने रहते हैं। इतने पर भी लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ही मूर्ख कहा जाता है। अर्थात कवि कह रहा है कि जो लोग कम ज्ञानी होते हैं वो खुद को ज़्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, इसीलिए वो किसी की बात सुनते ही नहीं है। वो खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं और अनजान बने रहते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा कोई होशियार है ही नहीं, समझदार है ही नहीं। ऐसे लोगों को ही मूर्ख कहा जाता। यह जानने के बाद भी मैंने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसे भुलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कवि कह रहा है कि जो मैंने अभी तक कुछ भी सीखा है मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये वाला जिसमें मैं और जग और कहाँ का नाता है। व्याख्या, यहाँ पर कवि और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, यानी कि और जो शब्द है उसका 3 बार प्रयोग हुआ है। पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग बता रहा है। दूसरे प्रयोग में दुनिया की कलाकारी को बताया गया है। तीसरे ओर में उसका अर्थ यह है कि दुनिया और कवि में किसी भी तरह के संबंध को नहीं देखा जा सकता, अर्थात कवि और समाज सब अलग अलग है उसकी दृष्टि से। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा में भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम छिपा, यानी कि जो मुझे दुख है उसमें भी एक प्यार छिपा हुआ है। मैं अपने गीतों में अपनी इसी प्रेम जनित पीड़ा को पिरोकर गाता फिरता हूँ, यानी कि मैं दुखी हूँ फिर भी गाता फिरता हूँ। मेरी शीतल वाणी में भी मेरा जोश एवं ऊर्जा स्पष्ट रूप से व्याप्त है। कवि आगे कहते हैं कि मैं अपने साथ सदैव अपनी ऐसी खंडर रूपी प्रेममयी यादों को सहेजे फिरता हूँ, जिससे ईर्ष्यावश बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों तक को भी तत्काल त्यागने को तैयार हो जाते हैं। मैं उसी अमूल्य प्रेम को अपने मन में संजो फिरता हूँ। अर्थात कवि कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फिर भी मेरे मन से प्रेम कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरा प्रेम इतना मजबूत हो जाता है कि राजा और महाराजा भी अपने महल से त्यागने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी कि छोड़ जाते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूर आने वाला है एग्ज़ाम में, तो आप इसको देखिएगा। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि का कहने का अर्थ यह है कि जब मैं अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता हूँ, अर्थात अपने मन में दुख को प्रकट करता, तो लोग उसे गीत गाता समझते हैं, यानी कि उन लोगों को लगता है कि मैं गीत गा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे हृदय में भारी वेदना बनी हुई है और जैसे फूट जाती है ना जैसे कोई चीज़ होती है, भर रहा है अंदर से, जैसे मन भर रहा है तो फिर एंड में क्या होता है, रोना ही आ जाता है। वैसे कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में भारी वेदना बनकर फूट डाला, तो लोग देखने लगे कि यह तो काव्य रचना कर है। मतलब लोगों को किसी तरह से भी संतुष्टि नहीं है। अगर वो रो रहे हैं तब उनको लग रहा है कि ये गा रहा है, तो फिर उन्होंने उसको नाम दिया कि यह तो रचना कर है। ये तो कुछ भी, मतलब कवि जो होते हैं वो किसी भी रूप रंग में ढल सकते हैं। लोग कवि
कवि अपने जीवन में सम्मान की मांग करना चाहते हैं। मध्य में कवि को अपनी यह पहचान स्वीकार नहीं है, मतलब बीच में कवि कह रहा है मुझे ये अपनी पहचान स्वीकार नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे दीवानों के रूप में जाने, लोग छंदों के रूप में जाने। ठीक उसी प्रकार वेदना भी फूट कर रोई है, मेरे अंदर की जो पीड़ा है, वेदना है, वह फूट फूट कर रोई है। कवि एक यहाँ पर वह कवि एक पागल प्रेमी है। यहाँ पर कवि कवि नहीं है बल्कि एक पागल प्रेमी की यहाँ पर आपको व्याख्या दे रहा है कि मैं एक प्रेमी नहीं हूँ, मेरे अंदर भारी वेदना छिपी हुई है और आप मुझे जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो मुझे एक प्रेमी के रूप में जाने। आगे देखिए 9th वाला पैराग्राफ है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि दीवानगी केवल मेरे मन में नहीं है, मेरी वेशभूषा में, यानी कि मेरे कपड़ों में भी है और मेरी वेशभूषा से भी दीवानापन झलकता है। उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा। कवि जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ लोग मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है। कवि कहते हैं कि तुम मस्त रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, जहाँ रहो और खुश रहो। लोगों को मस्त रहने का संदेश देते हैं, अपने अनुसार बोलते हैं कि जीवन जियो, किसी के दबाव में मत आओ, कुछ मत आओ, कोई बोल रहा है उसको बोलने दो। लोगों को यह संदेश उन्होंने लोगों को अपनी गहराई से दिया है और लोगों की गहराई से प्रभावित करता है, अर्थात झूमने और झुकने की मस्ती लहराने के लिए बाध्य कर देता है। कवि कहते हैं कि मस्त रहो, खुश रहो और खुशी के साथ झूमते रहो, गाते रहो, मस्ती में लहराते रहो। इसी के लिए वो विवश कर देता है कि तुम खुशी के साथ मस्त रहो। अब देखते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। इन शिष्यों में कवि ने जीवन यात्रा को पथ कह रहा है। जो जीवन यात्रा है, जैसे इंसान जन्म लेता है वैसे ही इंसान की मृत्यु भी निश्चित है। ऐसे ही कवि कह रहा है कि दर्शा रहा है यहाँ पे, जिस प्रकार सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित होता है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु भी निश्चित है। हर क्षण जीवन समाप्त हो रहा है। अब देखिए जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे जैसे हम पैदा होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर बड़े, तो धीरे 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 हमारी आयु भी कम होने लगती है, अर्थात हमारी आयु घटने लगती है। ठीक उसी प्रकार जीवन समाप्त हो रहा है। जीवन यात्रा में यात्री दिन ढलने तक के पहले अपना लक्ष्य स्थान पर चला जाता है, यानी कि अगर हम घर से निकले हैं और हमें कहीं जाना है तो हमें वहाँ पे शाम होने से पहले पहले हम कोशिश करते हैं, भले ही देर हो जाए लेकिन हम कोशिश करते हैं हम वहाँ पे शाम तक पहुँच जाए। तो ठीक उसी प्रकार कवि कह रहा है कि यात्री दिन ढलने तक के पहले अपना लक्ष्य स्थान पाना चाहता है, यानी सारी सुख सुविधाएं, जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाना चाहता है। ठीक वैसे ही एक पंछी दिल ढलने तक के लिए अपने घर लौटना, यानी कवि कह रहा है कि उसे अपने बच्चों की चिंता है, मुझे शाम तक घर जाना है, बच्चों को दाना पानी देना है क्योंकि मेरे बच्चे भूखे होंगे। अब देखते हैं सेकंड वाला, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चों को लगता है शाम ढल गई है, उनके माता पिता अब उनके लिए भोजन लेकर आते ही होंगे। वो बच्चे सुबह से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे माता पिता गए हुए हैं और हमारे लिए भोजन लेकर आते ही होंगे। वे अपने पिता को देखने के लिए नीड़ों से, नीड़ों कहते हैं घोंसला, घोंसले से झांक रहे हैं। माता पिता से उनका मिलन हो जाएगा, यही आशा है उनकी, और उनके जो पेट में जो भूख लगी है, भूख की जो आग लगी है, वो शांत हो जाएगी। इस तरह नीड़ों से झांकना ही उनकी प्रतीक्षा को दर्शाता है। अब देखिए थर्ड वाला है, मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है कि इस जग में वह अकेला ही है, जीवन पथ पर बढ़ते बढ़ते सोचने लगता है कि उसका कोई अपना प्रिय मित्र ही नहीं है, यानी कि उसका कोई अपना प्यारा सा दोस्त नहीं है जो उससे मिलने की आस करे, यानी कि उससे मिलने की आस में प्रतीक्षा करे कि इसीलिए मैं किसी का स्मरण बढ़ते बढ़ते कदमों से मेरे कदम सुस्त हो जाते हैं। जब कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार से बुलाता ही नहीं है, तो मेरे कदम खुद ब खुद सुस्त हो जाते हैं और मेरे हृदय में व्याकुलता की वेदना बढ़ जाती है, यानी कि मेरे हृदय में पीड़ा उठती है, वेदना उठती है और मैं व्याकुल हो जाता हूँ कि मेरा कोई अपना ही नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे प्यार से बुला सके और प्यार से मेरे साथ 2 पल बिता सके। इसीलिए मैं व्याकुल हो जाता हूँ, मेरा मन व्याकुलता से भर उठता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नोट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो में आपको जो आप कुछ पूछो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन
तो आपको सारे आंसर मिल जाए और पर्सनल नोटिफिकेशन जो होता है वो मिल जाए आपको, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। यह आत्म परिचय किस गीत संग्रह से ली गई है? तो आंसर देखिए आप, यह कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह एक नीति से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने व्यक्तिगत दुख की कविता का माध्यम, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि उसमें वो अपनी वेदना प्रकट कर रहा है, फिर भी खुश है, तो इसीलिए काव्य संग्रह से ली गई है एक नीति। अब देखते हैं सेकंड, आत्म परिचय में कौन कौन से अलंकार हैं। अब आप देखिएगा ये जो आत्म परिचय, ये जो लेसन है, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। इसमें रूपक है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। इसमें 4 अलंकार हैं। अब देखिए कविता के आसपास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध कुटज में एक स्थान पर कहा था कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन अपने वश में हो और दुखी वही जिसका मन परवश हो, यानी कि दूसरों के अधीन हो, दूसरों के वश में हो। वही इंसान दुखी रहता है जो दूसरों के बारे में सोचता रहता है, जो अपने बारे में नहीं सोचता है, और जो अपने बारे में सोचता है वो तो हमेशा से ही खुश रहता है। तो यही सुख दुख का कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वरन ये दोनों मन के अंदर के विषय हैं। के अंदर क्या चलता है, सुख चलता है, दुख चलता है, तो ये हमारे दोनों मन के अंदर के विषय हैं। बेटा अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको बहुत इजी से याद हो जाएगा। आपको कुछ भी ज़्यादा किताब या फिर जो भी आपका जो सॉल्व पेपर होता है वो खोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतनी आसानी से याद हो जाएगा। मैंने आपके लिए इतने परफेक्ट नोट बनाए हैं कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिए, आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया, जैसे मैं खुद पढ़ती थी। तो अब आप देखिए कि हरिवंश राय का जीवन कब हुआ था। ये देखिए 1907 में, और मृत्यु कब हुई थी? 18 जनवरी 2003 में। तो ये अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आप देख भी रहे हैं और मुझको सुन भी रहे हैं, और आपकी तीनों सेंसेस इसमें काम कर रही हैं, तो आपको इतनी इजीली याद हो जाएगा कि आप खुद कहोगे हाँ जी मैम, हमें तो फटाफट से याद हो गया। तो अब आप देखिए इनका कृतियाँ क्या है। प्रथम कृति तेरहार सन 1932 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि जो पहली कृति इन्होंने लिखी थी वो 1932 में प्रकाशित हुई थी, यानी छपी थी, है ना। तो अन्य कृतियाँ कौन कौन सी है, ये मोस्ट हैं, ये तो आपको 3 लिखनी है। मधुशाला, मधुबाला, मधुक्लश, ठीक है। आत्मकथा देखते हैं। नंबर 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अब गीत संग्रह देखते हैं। बच्चन जी के अनेक संग्रह एवं गीत प्रकाशित हुए। अब देखते हैं। नंबर 1 आकुल, दूसरा है अंतर, तीसरा है प्रणय पत्रिका, चौथा है बुध का नाचघर, 5वां है नए पुराने झरोके, छठा है टूटी फूटी कड़ियाँ, नंबर 7 है आरती एवं अंगारे। बेटा आप ये इसको ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद होने वाला है, और आप खुद कहोगे हाँ जी मैम हमें तो याद हो गया, और आपको एग्ज़ाम में कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की, कहते हैं लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते हैं भाषा शैली। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सरस, प्रभावपूर्ण, खड़ी बोली का प्रयोग किया हुआ था। इन्होंने अपनी भाषा शैली में, इन्होंने मुख्य शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया हुआ है। सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मकता और प्रभामदता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर पर। प्रश्न, कभी एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं, इन दोनों कथनों का क्या आशय है? उत्तर, इन पंक्तियों में विरोधाभास है। पहली पंक्ति का अर्थ है कि कवि को संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, यानी कि संसार के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर कवि कहते हैं कि हमें भी फिजूल की बातें छोड़कर समाज की खराब परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? दाना का अर्थ है समझदार लोग, दाना का अर्थ है समझदार लोग,
जो भी काम करते हैं वो सूझबूझ के साथ करते हैं, यानी कि वो देख परख कर करते हैं जो भी काम करते हैं। इसके विपरीत वही जो नादान मतलबी लोग होते हैं वो हर काम को जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे करते हैं। कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा होगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, मैं और जग और कहाँ का नाता है। पंक्ति में शब्द और में 3 बार का प्रयोग हुआ है, यानी कि तीन बार और का प्रयोग हुआ है। और में कवि ने अपने आप को आम आदमी से अलग बताता है। वो कहता है कि मैं औरों के जैसा हूँ ही नहीं। दूसरे और में के प्रयोग में संसार की विशेषता बताई है। तीसरे और में कवि ने यह बताने के लिए कहा है कि संसार और कवि में कोई संबंध नहीं है। तो आप ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। शीतल का अर्थ है ठंडा, आग का मतलब है गर्म। कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया। वह यह कह रहा है कि भले ही मेरी वाणी शीतल है परंतु इसमें विद्रोह की आग छिपी हुई है, यानी कि मैं ऊपर से शांत दिख रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। पंछियों के बच्चे इस बात से आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि कब उनकी माँ उनके लिए आए और भोजन खिलाए। वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वो सुबह से भूखे थे। उनकी माँ सुबह ही निकल गई थी। जो चिड़िया होती है वो सुबह ही चली जाती है दाना चुगने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तिनका, और शाम को आती है। तो बच्चे राह देख रहे होते हैं, इसीलिए बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारी माँ आए और कब हमारी भूख शांत करे। तो प्रश्न देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आवर्ती से कविता की किस विशेषता का पता नहीं चलता, अर्थात उसका गंतव्य का स्मरण पथिकों के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। यानी कि जैसे आपका कोई लक्ष्य है और फिर यानी कि जैसे कि आप 12वीं क्लास में हैं तो आपको लग रहा है कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप इतनी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको दिन रात सुबह शाम का कोई पता ही नहीं चलेगा कि आपको बस ये दिमाग में रहेगा कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम है, मेरे को अच्छे से तैयारी करनी है, मेरे को अच्छे से मार्क्स लाने हैं। तो कवि का कहने का मतलब यही है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।